Hello everyone. So in the previous class we have already discussed about the gain of multi-stage amplifier and we had seen कि जब हम कई सारे एम्पलीफायर स्टेजेस को अगर हम कैस्केड करते हैं मतलब इंटरकनेक्ट करते हैं तो जो ओवरऑल गेन होता है वो क्या होता है इंडिविजुअल गेन का प्रोडक्ट होता है। दैट इज़ कि अगर सपोज करो कि हमारे पास हमने क्या करा था n नंबर ऑफ स्टेजेस लिए थे। सपोज करो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, ऐसे ही हमारा सेकेंड स्टेज है, ऐसे ही करते हुए हमारे पास nth स्टेज है ये मान लो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। गेन अगर इसका वोल्टेज गेन सपोज करो A1 है, इसका वोल्टेज गेन है A2 और इसका nth स्टेज का वोल्टेज गेन है AN। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ये A1 A2 किसकी गेन है? ये जितने भी एम्पलीफायर हमने कैस्केड करे हैं इन सब के गेन है। ओके, तो अब अगर सपोज करो हमको क्या निकालना हो कि ओवरऑल गेन निकालना हो सिस्टम का। सपोज करें हमारा Vin है, हमारा Vin और ये हमारा V0 है। ओके, तो ये हमारे n नंबर ऑफ स्टेजेस लगे हैं टोटल एम्पलीफायर में। ओके, तो अगर मैं इसकी गेन की बात करूं, ठीक है ना, गेन की बात करूं अगर ओवरऑल, तो क्या आएगा? इसका जो ओवरऑल गेन होता है, ओवरऑल गेन वो सिंपली क्या होगा? V0 अपॉन Vin होगा, मैंने बताया था आपको, ठीक है। और क्या आएगा? सिंपली क्या आता है? A1 टाइम्स A2 टाइम्स A3 ऐसे करते हुए n नंबर ऑफ स्टेजेस हैं तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में ऑल टुगेदर। ओके, तो हमारा ओवरऑल गेन है। अगर सपोज करो इस ओवरऑल गेन को हम लिखते हैं सिंपली AV, क्योंकि ये वोल्टेज गेन की बात हो रही है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे? AV इक्वल्स टू आ गया A1 A2 A3 ऐसे A4 और n नंबर ऑफ स्टेजेस हैं टिल AN। ओके, तो सारे मल्टीप्लाई होके मिल रहे थे। ओके, हमने यहाँ तक देखा था। अगर सपोज करो ये हमारा इक्वेशन है फर्स्ट, अगर हम लॉग ले लें दोनों तरफ, बोथ साइड, ओके, तो अगर हम क्या करें, टेकिंग log both sides, in that case क्या होगा? ये हो जाएगा log AV और ये हो जाएगा log of A1 A2 A3 A4 till AN, ये होगा ना। अब देखो, अब आपको पता है ना, ऐसे अगर हो, सपोज करो ऐसे लिखा हो log M N, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? log m प्लस लॉग n लिख सकते हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल से पढ़ा होगा, ये 9th हाई स्कूल सब में है ये, तो आपको आई थिंक लॉगरिथम आता होगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो इसी प्रॉपर्टी से हम क्या लिखते हैं? लॉग ऑफ AV को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ AV को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये लिख सकते हैं लॉग ऑफ AV क्या हो जाएगा? सिंपली लॉग A1 प्लस लॉग A2 प्लस log A3 प्लस ऐसे ही n नंबर ऑफ स्टेजेस हैं तो प्लस log AN हो जाएगा ना। क्लियर? हमने क्या किया है, दोनों तरफ log ले लिया था और log की ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। कौन सी वाली? ये वाली प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो, अब हम क्या करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। किससे? बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ बोथ साइड बाय हाउ मच? 20। अगर हमने इसमें क्या करा, किस में, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसमें हमने क्या करा कि बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 20 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा? 20 log AV इक्वल्स क्या हो जाएगा? 20 log A1 प्लस 20 log A2 प्लस वेट 20 log A3 हो जाएगा, 20 log A3 ऐसे ही n नंबर ऑफ स्टेजेस हैं तो टिल 20 log AN। ओके, अभी देखो ये सारे जो टर्म्स है ना, A1 20 log A1 20 log A2, ये फेमिलियर टर्म आपको लग रहे होंगे। फेमिलियर इन द सेंस कि आप ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब भी हम लोग वोल्टेज गेन को dB में लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं 20 log AB, जो भी वोल्टेज गेन है। तो अगर 20 log AV है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? जो AV है ना, किस में होगा यूनिट? क्या होगा इसके? dB हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये वोल्टेज गेन है dB इक्वल क्या हो जाएगा? अब देखो, यानी इसका मतलब क्या है? A1 किस में हमने लिखा है? dB में लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि A1 dB में कितना हो जाएगा? 20 log A1 हो जाएगा, मैंने आपको बताया था पहले, प्लस क्या हो जाएगा? A2 dB प्लस A3 किस में? dB में, प्लस ऐसे ही करते करते टिल
ANDB। ओके, तो ये आपका रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये याद करना है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें यहाँ पे, एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो अगर सपोज करो आपके पास दो एम्पलीफायर स्टेजेस हैं, ठीक है, एक का गेन है हमारा 100, सपोज करो 100 dB है, ठीक है, और दूसरे का गेन है हमारा से 10 dB, ठीक है। अब ये पूछा जाए आपसे, व्हाट इज द ओवरऑल गेन ऑफ द एम्पलीफायर इन dB। ये अगर आपका क्वेश्चन हो तो सोल्यूशन ऐसे, आप इसका आंसर कैसे दोगे, इसका सोल्यूशन कैसे दोगे आप, ठीक है ना। आप सिंपली, पता है आपको कि जो वोल्टेज गेन होता है, ठीक है ना, वेट, तो आपका जो वोल्टेज गेन है ना, वोल्टेज गेन, ठीक है ना, ओवरऑल वोल्टेज गेन AB को अगर हम dB में रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, सिंपली क्या होता है, A1 dB प्लस A2 dB, ये होता है ना। तो आपका जो वोल्टेज गेन dB में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो क्या, A1 dB कितना है 100 और A2 dB कितना है 10, तो क्या आ जाएगा 110 dB। ओके, क्लियर। तो देखो पहले हमने क्या देखा था, अगर ये आपका dB में नहीं दिया हुआ है, सपोज करो इसी को अगर हम ऐसा बना दें, इसी एग्जाम्पल को, इसमें सिंपली कहते हैं 100 गेन है और इसका कितना गेन है, सपोज करो मैंने दे दिया इसका 10 गेन है, ठीक है। अब मैं पूछूं ओवरऑल गेन कितना है इसका, देखो इसमें dB हमने नहीं लिखा है, तो इसका अगर ओवरऑल गेन निकालना हो, ठीक है ना, ये तो हमारा पहले का ये हो गया, ठीक है। सपोज करा ये हमारा फर्स्ट है, ए हमारा है, अब यही सेम क्वेश्चन है बी। अब इसमें पूछा जाए ओवरऑल गेन कितना है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, जो AV होता है ना ओवरऑल, तो क्या होता है A1 टाइम्स A2 होता है, आपको मैंने बताया था ना, ठीक है। ये जब गेन कब ऐड होगा, जब वो dB में दिया रहेगा, ओके। जब उसको dB में रिप्रेजेंट करोगे तो आप उसको ऐड कर सकते हो, बट आपका अगर dB में नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स 100 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, ओके। तो इसका वोल्टेज गेन कितना आ गया 1000। समझ में आई मेरी बात। आप अगेन अब इसको निकाल सकते हो ना, इसको आप फिर से dB में निकाल सकते हो, ठीक है। अब इस AV को भी आप dB में निकाल सकते हो, लेकिन अभी के लिए इतना AV कितना है 1000 हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर dB में दिया रहेगा, इन दैट केस ओनली यू हैव टू ऐड द नंबर्स, राइट। एंड इफ इट इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ dB और डेसिबल, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दोज नंबर्स, ओके। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट आउट, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आपके JEE में, रेलवे के JEE में, मेट्रो के JEE में एग्जाम जो होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट आउट, ओके। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे गेन दे दिया, खुश होकर क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया कि हम तो पढ़ के आए हैं, ये उठा के मल्टीप्लाई कर दिया। नो, नॉट एट ऑल, ओके। अगर dB में दिया है तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। हमने यहाँ पे देखा था कैसे एडिशन वाला कहाँ से फंडा है, ठीक है ना। लॉग है तो फिर ऐड करना है, ठीक है ना, यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पिछले टर्न का कुछ बचा हुआ था। अब क्या है ना, देखो अब हम लोग को पढ़ना है आगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ओके। लेकिन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से पढ़ लेना, हम लोग थोड़ा सा जो बेसिक एम्पलीफायर जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में। अब कहोगे कि नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा ना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो सारा चीज़ तो मैं 1 बाय 1 नहीं कर सकता, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो चीज़ आपने सही से नहीं पढ़ा है वो मैं एटलीस्ट यहाँ कवर करा दूँ। लेकिन देखो, हमको पता तो चल नहीं रहा है, आप ना कुछ मुझे बताते हो ना मेरे को पता चलता है।
तो आप अगर मुझे बताओगे कुछ नहीं समझ में आया तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा, ओके। अदरवाइज फिर आगे का कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो सिंगल स्टेज है आपके सिलेबस में नहीं है, मे भी आ जाए बात अलग है, लेकिन ये अभी के सिलेबस में सेकेंड ईयर के सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन हम इसको कवर करना है क्योंकि हमको आगे फिर समझ में नहीं आएगा जब हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ेंगे, मतलब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जब पढ़ेंगे कपलिंग कैसे होती है, तो in that case you won't be able to understand it, okay. That's why I'm just going to accentuate some facts about the single stage common emitter amplifier, okay. So you have to just bear with me, और जिनको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम लोग करते हैं, ओके। तो देखो सबसे पहले बात में देखो ट्रांजिस्टर जो होता है ना, हम बहुत बेसिक से बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो होता है ना, ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसको दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला एप्लीकेशन होता है ना एज अ स्विच, कैसे, जैसा स्विच के जैसा, ठीक है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 3 रीजन होते हैं ट्रांजिस्टर के, कौन कौन, सैचुरेशन हुआ, कट ऑफ हुआ, एक्टिव रीजन हुआ। तो होता क्या है ना कि स्विच कैसा बिहेव कब करेगा, जैसे सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, सैचुरेशन में ऑन स्विच जैसा, और कट ऑफ में ऑफ स्विच जैसा। कट ऑफ में कौन सा, ऑफ स्विच, ऑन ऑफ होता है ना स्विच में, ठीक है। तो पहला आपका इसका एप्लीकेशन है एज अ स्विच बिहेव करता है, कैसे, सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच जैसा, कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच जैसा। दूसरा क्या है, ये होता है एज एन एम्पलीफायर, ओके, एम्पलीफायर जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो अब एम्पलीफायर जैसा बिहेव करने का मतलब क्या हुआ कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर में देखो अब 3 तरीके के आपने इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखे होंगे, मोड्स देखे होंगे। तो आपने देखा होगा कि एक होता है हमारा कॉमन बेस, ठीक है ना, सीबी हम लिख रहे हैं। अब जो सीबी है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो सीबी कॉन्फ़िगरेशन में जो होता है ना, ये कैसे बिहेव करता है, ये आपका वोल्टेज एम्पलीफायर जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। कैसे बिहेव करता है, वोल्टेज एम्पलीफायर, इसकी खासियत क्या होती है सीबी कॉन्फ़िगरेशन में कि जो वोल्टेज गेन होता है ना, वोल्टेज गेन क्या होता है, ये हाई होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, करंट गेन जो इसका होता है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। किस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सीबी की बात कर रहे हैं। सीबी का मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन कलेक्टर की, ठीक है ना। कॉमन कलेक्टर जो होता है ना, इसके साथ मतलब क्या एसोसिएटेड है, इसका जो वोल्टेज गेन है ना, ये आपका कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली ये 1 होता है। सोचो मतलब वोल्टेज गेन देता ही नहीं है, मतलब ये लो वोल्टेज गेन होता है इसका। और करंट गेन जो इसका होता है ना, करंट गेन ये क्या होता है, ये हाई होता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉमन कलेक्टर की। तो जब आप देखोगे ना, कॉमन कलेक्टर का एप्लीकेशन क्या होता है ना, एज अ बफर यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है इसको, बफर, ओके। ये बफर क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। बस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए कि इसका वोल्टेज गेन कम होता है। कम होने का मतलब 1 होता है। 1 का मतलब क्या होगा, देखो गेन की जब भी बात होती है तो रेशियो होता है। जैसे मैं वोल्टेज गेन की बात करूंगा, अगर जैसे मान लो वोल्टेज गेन, तो सिंपली क्या होगा, वी आउट अपॉन वी इन होगा, यही होगा ना। मतलब अगर सपोज करो वी आउट अपॉन वी इन की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब क्या होगा, जितना तुमने इनपुट दिया उतना ही आउटपुट मिल रहा है, तो फिर उसका कोई फायदा है नहीं अगर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज की बात करें। तो ये हमारा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारा कॉमन कलेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हमारा आता है नेक्स्ट कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा, सीई कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके साथ खासियत क्या है कि इसका जो वोल्टेज गेन है ना, ये क्या होता है, मॉडरेट होता है। मतलब ना ही बहुत ज़्यादा हाई, मतलब इतना हाई नहीं होता है कि वो कॉमन बेस के इतना हाई हो, इतना कम भी नहीं होता है कि तुम्हारा कॉमन कलेक्टर इतना कम हो, ठीक है ना। तो ये मॉडरेट होता है। और करंट गेन जो इसका होता है, ये भी क्या होता है तुम्हारा, मॉडरेट होता है, ठीक है ना। मतलब इन बिटवीन, मॉडरेट का मतलब नहीं ज़्यादा हाई नहीं ज़्यादा कम, इन बिटवीन ऑफ व्हाट। जैसे करंट गेन क्या था, सीबी का कम था और सीसी का ज़्यादा था, तो इसका करंट गेन क्या है, इन बिटवीन है। मतलब वोल्टेज गेन भी ठीक ठाक है, करंट गेन भी ठीक ठाक है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को ना हम कैसे यूज करते हैं, एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, ये मेनली कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, कॉमन
कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो हम लोग कौन सा एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों है। आप कहोगे कॉमन बेस में एम्पलीफायर नहीं होता है? होता है, ऑफ कोर्स होता है। हम बहुत सारे एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं, कॉमन बेस में भी करते हैं, कॉमन कलेक्टर में भी करते हैं। तो हम लोग इसको आगे धीरे धीरे करते हुए देखेंगे, बट अभी के लिए जो हम एम्पलीफायर डिज़ाइन कर रहे हैं ना, वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में कर रहे हैं? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट आउट। ओके, अब क्या है कि अब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि इसमें जो एमीटर टर्मिनल होगा ना, वो कॉमन होगा। ठीक है, अब एमीटर टर्मिनल का कॉमन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आपको पता है ना कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांजिस्टर है उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं आपके? 3 टर्मिनल होते हैं ना, कलेक्टर, बेस और एमीटर। ओके, ये हमारा क्या होता है? बेस होता है, ये होता है हमारा कलेक्टर होता है, और ये होता है हमारा एमीटर। ओके, ये 3 टर्मिनल है। ठीक है, अब देखो कॉमन एमीटर में क्या होगा ना, ये एमीटर टर्मिनल जो है ना, ये वाला एमीटर टर्मिनल, ये हमेशा कॉमन रहेगा। कॉमन किस में रहेगा? इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन रहेगा। ठीक है ना, कहाँ कॉमन रहेगा? ये जो इनपुट होगा और आउटपुट के बीच में कॉमन रहेगा। ठीक है ना, कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ओके, तो ध्यान रखना। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि जो एमीटर टर्मिनल होगा, ठीक है ना, दैट विल बी कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहां तक हो गया। एक चीज और आपको पता होगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है ना, उसमें क्या होता है? जो एमीटर करंट होता है वो किसके बराबर होता है? कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के बराबर होता है। ठीक है ना, ये हमेशा ट्रू होगा। ये वाला इक्वेशन जो होगा ना, हमेशा ट्रू होगा। ठीक है ना, तो इसको तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, कोई भी ट्रांजिस्टर है उसमें एमीटर करंट किसके बराबर होगा? कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। मतलब एमीटर करंट का मतलब कौन सा? ये वाला करंट। ठीक है ना, ये आपका करंट कौन सा है? एमीटर करंट है। और बेस करंट कौन सा है? ये आपका बेस करंट है। और ये जो है हमारा जो ऊपर कलेक्टर टर्मिनल से आ रहा है, ये हमारा आईसी है। ठीक है, तो कॉमन मतलब किसी भी ट्रांजिस्टर में, मतलब अगर आपका बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इन दैट केस ये हमेशा जो इक्वेशन है ना, ये आई ई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमेशा ट्रू होगा। ओके, अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है ना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन, अब भाई साहब इसकी बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? हमने डिस्कस करा ना अभी, क्यों कर रहे थे इसकी बात? रीजन क्या था इसका? कि इसका मॉडरेट गेन होता है। ठीक है, मॉडरेट वोल्टेज और मॉडरेट करंट गेन होता है, इसीलिए हम करते हैं। ठीक है, तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? देखो, उसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगेन हम बना लेते हैं एक बारी, फिर समझ में आएगा। ये हमारा ऐसे कॉमन एमीटर दिखेगा आपको। ठीक है, ये एमीटर टर्मिनल हमने कॉमन कर रखा है अभी के लिए। ठीक है, अभी हम इसमें बाय कुछ अटैच नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपली आप समझ लो। तो ये हमारा इसमें हम मार्क कर दे रहे हैं, हमारा बेस टर्मिनल है, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है, और हमारा एमीटर टर्मिनल है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है ना, अभी हम लोग एनपीएन के ही बात कर रहे हैं। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब देखो, अब जो हमारा जो बेस करंट है ना, बेस करंट कैसे होगा? ये हमारा होगा बेस करंट, जो बेस से फ्लो होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? एमीटर करंट होगा आई, और ये जो होगा हमारा वो क्या होगा? आईसी होगा, कलेक्टर करंट। ओके, अब देखो, अब इसमें क्या है एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम वोल्टेजेस मार्क करें, वोल्टेजेस कैसे मार्क करेंगे? ये जो वोल्टेज है ना, वेट, ये जो वोल्टेज है ना, प्लस माइनस, अगर हम इसमें, ये हमारा वोल्टेज क्या होगा? देखो, वोल्टेज हम कौन से टर्मिनल पे ले रहे हैं? वी सी, ऊपर वाला सी, और नीचे वाला टर्मिनल है ई, तो वी सी ई है। मतलब अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम वोल्टेज लें, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, तो उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? वी सी ई बोलेंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होना, आई सी ए वाला करंट है। ठीक है ना, ये आई सी ए वाला करंट है, आई बी ए वाला करंट है, और आई ई ए वाला करंट है। ओके, और जो कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? वी सी ई होगा। ठीक है ना, अगर किसी के दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कैसे लिखते हैं? अगर मान लो ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है ना,
तो इसको अगर हमको वोल्टेज लिखना हो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के वोल्टेज तो क्या लिखेंगे, वी ए बी लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लोग कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, वी सी ई लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, तो हमने क्या क्या देख लिया, बेस करंट हो गया हमारा, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। हमारा बेस करंट हो गया, ठीक है, एमीटर करंट हो गया, कलेक्टर करंट हो गया। मैंने क्या बताया कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, इन तीनों में क्या रिलेशन है बताओ जल्दी से, ठीक है। एमीटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये हमारा क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा क्या है इसमें, ये हमारा क्या था, ये हमारा आई बी था, ये हमारा आई ई था और ये हमारा आई सी था, और इन बिटवीन ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वी सी ई है। अब जो सी कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखेगी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होगा, आउटपुट में क्या दिख रहा है तुमको, आउटपुट में एक वोल्टेज दिख रहा है ना VCE, और करंट दिख रहा है IC दिख रहा है, ठीक है। ये देखो, ये तो एक कॉमन होता है इनपुट और आउटपुट में, ठीक है ना, तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। कॉमन एमीटर में क्या होगा, एमीटर टर्मिनल कॉमन है, तो जब एमीटर टर्मिनल कॉमन है इनपुट आउटपुट पे, तो इसको तो आउटपुट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिख सकते ना, कि मतलब ये केवल आउटपुट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आउटपुट में कौन कौन से कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, VCE कर रहा है, और कौन सा कर रहा है, कलेक्टर करंट पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। आउटपुट में कौन कौन से दो कंपोनेंट है, एक तो IC है आपका, दूसरा VCE है। तो जब भी हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, या ऑलरेडी आपने किया होगा, अगेन मैं दोबारा इसको करा रहा हूँ आपसे, तो किसके बीच में ड्रॉ करते हैं हम लोग, IC में, ठीक है, कलेक्टर करंट में, और VCE में, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर टर्मिनल, ओके। ये हमारा आउटपुट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, किन किन के बीच में ड्रॉ होगा, VCE और IC के बीच में ड्रॉ होगा, ठीक है ना, क्योंकि आउटपुट में यही दोनों चीज़ें हैं। अब देखो, अभी जो ड्रॉ होगा ना, तो कैसे ड्रॉ होगा, ये IB के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे ड्रॉ होगा, जो बेस करंट है ना उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ड्रॉ होगा। जब भी हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच में ड्रॉ करेंगे। देखो, ये वोल्टेज एक एक्सिस पे वोल्टेज होगा, एक एक्सिस पे वोल्टेज और दूसरे एक्सिस पे करंट। लेकिन ये चेंज कैसे होगा, चेंज तब होगा ना जब हम इनपुट पे कुछ चेंज करें। तो इनपुट पे चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या है, IB है, ठीक है ना। यहाँ पे हम IE नहीं ले सकते क्योंकि अगेन IE क्या है, कॉमन है दोनों के बीच में, तो हम IE नहीं लेंगे, IB लेंगे, ठीक है ना। IB दिख रहा है आपको, यानी IB के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IC और VCE, देन अगर हम इसको प्लॉट करेंगे देन द प्लॉट विल बी नोन एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट, ओके। अब देखो क्या है कि अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ड्रॉ करेंगे तो कैसे आता है, आपने इसको ड्रॉ किया होगा ऑलरेडी, ठीक है ना, ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट किसकी वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट IB की वैल्यू लेके हम ड्रॉ करेंगे तो कॉमन एमीटर में कुछ ऐसे दिखता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ना IB की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 0 लेते हो, फिर ये IB इंक्रीज करते जाते हो सम माइक्रो एम्पियर में, सपोज करें 10 माइक्रो एम्पियर पे है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो IB इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या फिर मिली एम्पियर में भी आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। IB की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे ना ये प्लॉट आया हुआ है, ऐसे प्लॉट आता है हमारा, ठीक है। अब देखो ये जो रीजन है ना, कौन सा रीजन, ये वाला जो रीजन है हमारा, ठीक है, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन, ठीक है। और ये जो रीजन है ना, ये वाला, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कौन सा रीजन, वेट, कौन सा रीजन हम लोग बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, ठीक है। अब देखो कट ऑफ रीजन का मतलब क्या है, जैसे IB की वैल्यू 0 है, मतलब तुमने इनपुट पे कुछ अप्लाई ही नहीं किया है, ठीक है ना। जब इनपुट पे अप्लाई नहीं करोगे तो ट्रांजिस्टर तो ऑन ही नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, ये कट ऑफ रीजन में रहेगा, ठीक है ना। तो इस रीजन में ना देखो IB की वैल्यू हमने 0 ले रखी है, मतलब 0 मतलब क्या, इनपुट पे हमने कुछ अप्लाई ही नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या चेंज होगा, आपका IC की वैल्यू चेंज होगी और वैसे वैसे आपकी VCE की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो अगर आपका IC बहुत ज़्यादा है और VCE काफ़ी कम है, अगर इस रीजन की बात करें ना हम पूरे रीजन की, तो इसमें देखो जो VCE की वैल्यू है ना,
अगर इस रीजन में कहीं भी देखो तो VC क्या है, VC बहुत कम है और IC की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन, ओके। अच्छा, कट ऑफ रीजन में क्या है कि VC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और IB की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। इनफैक्ट IC की वैल्यू कम है क्योंकि IB आपको पता है ना, मैंने क्या बताया था, IE इक्वल्स टू IC प्लस IB, ओके। तो इस वाले रीजन में क्या हो रहा है, देखो IB की वैल्यू क्या है, IB की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो जब IB कम होगा तो IE भी कम होगा, ठीक है ना, या फिर IC भी फिर अकॉर्डिंगली कम होगा। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। और ये जो रीजन है ना बीच वाला, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा रीजन, एक्टिव रीजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव रीजन, ठीक है। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। इसमें आप देखोगे कि IB की भी कुछ वैल्यू है, IC की भी कुछ न कोई वैल्यू है और VC की भी कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। और IB ऑब्वियसली आपका कोई पर्टिकुलर वैल्यू IB की भी है, ठीक है। तो ये जो इन बिटवीन वाला रीजन है ना, ये वाला पूरा जो ए रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है हमारे, वो कौन सा रीजन है, एक्टिव रीजन है। तो देखो, जब भी आपको ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच ऑपरेट कराना हो तो किस में ऑपरेट कराओगे, अगर स्विच को ऑन करना है, ऑन स्विच जैसा बिहेव कराना है तो कैसे किस में कराओगे, सैचुरेशन में। ऑफ स्विच जैसा बिहेव कराना है तो कट ऑफ में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच किस रीजन में बिहेव करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि स्विच में तो दोनों स्टेट होते हैं ना, ऑन ऑफ स्टेज दोनों होते हैं। तो ऑन क्या होगा, सैचुरेशन में ऑन होगा, ऑफ कब होगा, कट ऑफ में ऑफ होगा, ठीक है। तो एज अ स्विच ट्रांजिस्टर किस रीजन में बिहेव करता है, सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन, ओके। एज एन एम्पलीफायर कैसे बिहेव करेगा, किस रीजन में, वो करता है आपका एक्टिव रीजन में, ठीक है ना। तो जो एक्टिव रीजन होता है ना, एक्टिव रीजन, उसमें एम्पलीफायर जो होता है कैसे बिहेव करता है एक्टिव रीजन में, एज एन एम्पलीफायर, ओके। तो ट्रांजिस्टर जो होता है एक्टिव रीजन में कैसा बिहेव करता है, एम्पलीफायर के जैसा बिहेव करता है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक समझ में आया। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, ओके। और एम्पलीफायर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर जैसा बिहेव कराने के लिए हमको किसमें ट्रांजिस्टर को रखना पड़ेगा, एक्टिव रीजन में रखना पड़ेगा। ओनली देन आपका ट्रांजिस्टर कैसा बिहेव करेगा, एम्पलीफायर के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग, अब काम की चीज़ पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग बायसिंग पे। किस पे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायसिंग। बायसिंग, वेट, राइटिंग अजीब से हो जाती है। बायसिंग पे आते हैं, ठीक है। अब बायसिंग का मतलब क्या होता है, देखो हमने क्या बोला कि एज अ स्विच, एज एन एम्पलीफायर बिहेव कराने के लिए आपको ट्रांजिस्टर को किस में बिहेव रखना पड़ेगा, एक्टिव रीजन में रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर अपने आप तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांजिस्टर किस में भी रह सकता है, आपका IB इसमें भी रह सकता है, किस में, इस वाले रीजन में भी रह सकता है, कट ऑफ रीजन में, सैचुरेशन में भी जा सकता है, एक्टिव में भी जा सकता है। तो आपको ट्रांजिस्टर को ऐसा करना है, आपको क्या करना है, उसको बिहेव कैसा कराना है, एम्पलीफायर जैसा। क्यों बिहेव कराना है, क्योंकि आप एम्पलीफायर ही बनाने वाले हो। सपोज करो कि आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, आपके पास कस्टमर आया, बोला कि हमको एक ऐसा एम्पलीफायर बनाओ, मतलब हमको एक एम्पलीफायर चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अगर सोर्सेस हैं, सपोज करो आपके पास ट्रांजिस्टर है, तो आप क्या करोगे, ऐसा अरेंजमेंट करोगे कि ट्रांजिस्टर किस में वर्क करे, एक्टिव रीजन में हमेशा करे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो सैचुरेशन या कट ऑफ में जाएगा, वो कैसा बिहेव करने लगा, स्विच जैसा बिहेव करने लगेगा। तो पता चला किसी ने बनवाना है आपको एम्पलीफायर और आपका जो सर्किट है स्विच जैसा बिहेव करेगा, तो वो आपका कभी खरीदेगा ही नहीं ना। तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कैसा अरेंजमेंट, कि आपका जो एम्पलीफायर है, जो आपने सर्किट बनाया है, वो हमेशा किस रीजन में काम करे, एक्टिव रीजन में काम करे। किस रीजन में काम करे, हमेशा एक्टिव रीजन में काम करे। समझ में आई मेरी बात। तो देखो, अब इस चीज को एंश्योर करने के लिए, किस चीज को, कि हमेशा ट्रांजिस्टर जो है ना वो एक्टिव रीजन में ही वर्क करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। बायसिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या था, हमने कौन सा चूज कर रखा था, हमने चूज कर रखा था कॉन्फ़िगरेशन, वेट, हमने चूज कर रखा था कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमीटर, ठीक है। तो कॉमन एमीटर कैसा दिखता है आपका, ये रहा हमारा कॉमन एमीटर, ओके, ये हो गया हमारा कॉमन एमीटर। अब हमको क्या करना है कि ऐसा एंश्योर करना है कि हमेशा ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करे, इस वाले रीजन में काम करे, ऊपर, ठीक है। तो ऊपर काम करने के लिए आपको दिख रहा है कि जब IB की वैल्यू 0 हो रही है तो ये कट ऑफ के आसपास है,
जैसे जैसे आईवी मतलब ऊपर के लिए आईवी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना, नॉन जीरो। मतलब क्या करना है आपको, ऐसा अरेंजमेंट करना है कि हमेशा कुछ ना कुछ आईवी मिलता रहे, ठीक है ना, हमेशा कुछ ना कुछ आईवी प्रेजेंट रहे। ओके, मतलब ये जो करंट है ना हमेशा मिलता रहे, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत पॉपुलर स्कीम है, बाइसिंग बहुत तरीके से करी जाती है, हम वन बाय वन सबको नहीं डिस्कस करने वाले क्योंकि ये ऑलरेडी ईसीडी का टॉपिक है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सीधे आ रहे हैं हम लोग, जो सबसे फेमस है उसका नाम है, आपने सबने सुना होगा, पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट, ठीक है ना, पोटेंशियल डिवाइडर बायस। अब पोटेंशियल डिवाइडर बायस कैसे होता है, पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब क्या है, सपोज करो आपके पास कोई वोल्टेज है, मान लो ये हमारा वोल्टेज है VCC। अब इसको हमको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, हम सिंपली दो रेजिस्टर लगा देंगे सीरीज में, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टर हो गया R1 और दूसरा रेजिस्टर लगा दिया हमने R2, ठीक है। अब क्या होगा, डिवाइड हो गया वोल्टेज, इसको इसी कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर बाय सर्किट। ये हमने क्या करा, यहाँ पे एक RC लगा दिया, कौन सा, कलेक्टर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम लगा देंगे RE, कौन सा लगा देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे RE, ओके। ये हमारा सर्किट हो गया, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, हमको क्या करना था, हमको इसमें सप्लाई करना था हमेशा बेस करंट, यही करना था ना। हमको क्या, इसको मान लो ऑन करना है, ऑन रखना है, इस ट्रांजिस्टर को ऑन क्यों रखना है भाई साहब, क्योंकि हमको एक्टिव रीजन में काम कराना था। तो हम क्या करें, अगर हमेशा इसमें कुछ ना कुछ करंट अगर सप्लाई करते रहें, ठीक है ना, तो ये हमेशा ऑन रहेगा। अगर मान लो IB फ्लो हो रहा है तो ऑन रहेगा। IB फ्लो होने कैसे क्या करें, हम एक बैटरी लगा दें ऊपर, ठीक है। अब ये बैटरी से क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा इस पॉइंट पे, इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है, IB करंट फ्लो होती रहेगी और ट्रांजिस्टर ये रहेगा। अब देखो यही वाला सर्किट क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर ये पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट क्यों इतना पॉपुलर है, इसका रीजन क्या है, देखो ध्यान से समझो, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना हम लोग कि आपको पता होगा, जैसे हमने क्या बोला कि एक रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन, ए रिलेशन है IE इक्वल्स टू IC प्लस IB, हमेशा क्या है, वैलिड है, क्या है, ये हमेशा वैलिड है, ठीक है। एमीटर करंट इक्वल्स टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ये आपको सबको पता है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, C कॉन्फ़िगरेशन में जो IC होता है ना, वो क्या होता है आपका, बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO। अभी ये इक्वेशन आपने में भी पढ़ा होगा, अल्फा बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे आप लोग। कॉमन बेस में अल्फा होता था, कॉमन एमीटर में बीटा होता था, गामा किस में होता था, कॉमन कलेक्टर में हम लोग देखते थे इसको, गेन जो होता था, ठीक है। अब जो बीटा है यहाँ पे IC इक्वल्स क्या होता है, बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO। अब ICEO क्या है ना, लीकेज करंट है। लीकेज करंट क्या है, ये करंट कहाँ, कलेक्टर टू एमीटर करंट है, ठीक है ना, कलेक्टर टू एमीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन सर्किटेड, ठीक है ना। अगर आपका मतलब सपोज करो 8 NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये आपका NPN है, ठीक है ना, ये आपका ये है, अगर सपोज करो ये आपका कलेक्टर, एमीटर इसको ले लो, एमीटर है, ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर, ठीक है। तो ICEO कैसे कैलकुलेट होगा, एक कलेक्टर टू एमीटर करंट होगा, कलेक्टर टू एमीटर करंट, जब हम बेस को क्या रखेंगे, ओपन सर्किट रखेंगे, तो ये देखो ना बेसिकली लीकेज करंट होता है। तो इसको हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं, ऐसे IC इक्वल्स टू लिखते हैं बीटा IB प्लस ICO को लिखा जाता है बीटा प्लस 1 ICBO। अब ICBO क्या होता है, ये होता है कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमीटर इज ओपन सर्किटेड, ठीक है ना। तो एमीटर को जब ओपन कर दोगे तो कलेक्टर टू बेस जो भी करंट फ्लो होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ICBO बोलते हैं। और ये जो करंट होता है वो क्या होता है, लीकेज करंट होता है, ठीक है ना, लीकेज करंट। आपने लीकेज करंट पढ़ा होगा, किसकी वजह से फ्लो होता था, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होता था, डायोड में पढ़ा था ना लीकेज करंट, तो वही वाला लीकेज करंट है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा इक्वेशन है, आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखने हैं। कौन कौन से, ये पहला वाला ये तो हमेशा याद रखना है, ये सबको पता भी होगा। दूसरा वाला क्या है, ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे दोनों ऊपर नीचे वाला याद कर सकते हो, बट अभी के लिए इतना याद रखो, ओके। अब देखो अब होता क्या है नॉर्मली, जैसे क्या होता है नॉर्मली ट्रांजिस्टर में होता क्या है
कि जो ये हमने क्या करा, देखो जब भी हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराते हैं ना, तो कोई भी एक पॉइंट पे ऑपरेट कराएंगे, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, इस पे ऑपरेट कराएंगे, तो इसको हम, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये चेंज होगा तो पता चला मान लो चेंज होकर यहाँ आ गया है, ठीक है ना, यहाँ चला आया कट ऑफ में, या फिर ये चेंज होकर चला गया सैचुरेशन में, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है ना, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? बाइसिंग करते हैं। ठीक है ना, बाइसिंग क्यों करा जाता है? ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करने के लिए। कहाँ पे फिक्स करने के लिए? किस रीजन में फिक्स करने के लिए? एक्टिव रीजन में फिक्स करने के लिए। ठीक है ना, इसीलिए हमेशा जो भी बायसिंग होती है वो किसके थ्रू करते हैं? डीसी से करते हैं। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि हम एसी क्यों नहीं लगाते हैं बायसिंग में? क्योंकि एसी तो खुद ही चेंज होता रह रहा है। ऐसे मान लो एसी सिग्नल चेंज होता है तो पता चलेगा क्या कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट कभी यहाँ भागेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी गलती से चला आया कट ऑफ में, कभी गलती से चला आया सैचुरेशन में। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जब भी क्या बायसिंग करते हैं, वो कैसे बायसिंग करते हैं, किस मोड में बायसिंग वो करते हैं हम लोग? हमेशा किस वोल्टेज से बायसिंग करते हैं हम लोग? डीसी वोल्टेज, क्योंकि डीसी का क्या लेवल फिक्स है तो एक ही जगह रखेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग एसी से बायसिंग नहीं करते हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, तो एसी सिग्नल से बायसिंग नहीं होती, किससे बायसिंग होती है? डीसी सिग्नल से होती है। क्यों? क्योंकि हमको ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करना है। ऑपरेटिंग पॉइंट को क्यों फिक्स करना है? क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट अगर एक्टिव रीजन में फिक्स होगा तभी आपका जो एम्पलीफायर है वो कैसा बिहेव करेगा, सॉरी, तभी आपका ट्रांजिस्टर जो है कैसा बिहेव करेगा? एम्पलीफायर जैसा बिहेव करेगा। ओके, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखो जो लीकेज करंट है ना वो किस पे डिपेंड होता है? वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट बढ़ेगा। ठीक है, अब जब लीकेज करंट बढ़ेगा तो आईसी बढ़ जाएगा। देखो ये जब बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर बढ़ जाएगा, ये β+1 वाला फैक्टर बढ़ जाएगा, फिर ये पूरा बढ़ जाएगा, यानी आईसी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब आईसी बढ़ेगा, देखो जब आईसी बढ़ेगा फिर क्या होगा? फिर ये पॉइंट इधर उधर खिसकेगा, ये चला जाएगा ऑपरेटिंग पॉइंट इधर उधर कहीं पे भी। ज़्यादा आईसी बढ़ गया तो पता चला कि सैचुरेशन में चला गया, कम बहुत कम हो गया तो कट ऑफ में चला आएगा। तो अगर सपोज करो आपको एम्पलीफायर बनाना था, आपका एम्पलीफायर घूम रहा है, एक बार सैचुरेशन में एक बार कट ऑफ में घूम के आ रहा है, तो फिर तो जो वो तो सारा पर्पज ही खराब हो गया ना, क्योंकि सैचुरेशन और कट ऑफ में जाएगा तो डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलेगा। क्योंकि सैचुरेशन और कट ऑफ में क्या होता है? ऑन ऑफ स्विच जैसा बिहेव करता है, एम्पलीफायर जैसा तो बिहेव करता नहीं है। तो आपको इंश्योर करना है कि हमेशा आपका ट्रांजिस्टर किस में रहे? एक्टिव रीजन में ही रहे। ओके, तो आप क्या करना है कि आपको क्या करना होगा कि ये जो टेम्परेचर के वेरिएशन को कंपेंसेट करने के लिए कुछ सर्किट बनानी होगी। तो उसी के लिए ये वाली सर्किट है हमारी, कौन सी? पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट। अब देखो कैसे कंपेंसेट करता है, कितना स्मार्टली करता है। देखो सपोज करा कि हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा? आईसी बढ़ जाएगा ना। क्यों बढ़ेगा? ये रिलेशन देख लो। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? सिंपली आई ऐसे लिख दो पहले, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आई CBU, वेट इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर दें। जब टेम्परेचर आपका, ये इंडिकेशन जो अप एरो है ना, ये जो अप एरो है किसका इंडिकेशन है? इंक्रीज होने का। ठीक है, ये अप एरो है इंक्रीज होने का इंडिकेशन। जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? आई CBU इंक्रीज होगा। और जब आई CBU इंक्रीज होगा तो क्या होगा? फिर आई CBU जब बढ़ेगा तो क्या होगा? IC बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अब IC बढ़ गया। अब जब IC बढ़ेगा तो देखो IC जब ये इंक्रीज हो गया तो IE इंक्रीज हो जाएगा। तो IC के चक्कर में क्या इंक्रीज हो जाएगा? IE बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। अब जब IE बढ़ा, ठीक है, ये हमारा IC था, ये हमारा था IE, तो जब IE अगर ये बढ़ा तो क्या हो जाएगा? VE बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। जब V इक्वल क्या होता है? I टाइम्स R होता है, तो यहाँ पे VE क्या होगा? यहाँ पे VE इक्वल क्या हो जाएगा? IE टाइम्स RE होगा, यही होगा ना VE। अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालें तो एमीटर टर्मिनल तो अगर IE अगर हमारा ये बढ़ गया तो VE भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब VE बढ़ेगा ना तो ये देखो, ये जो वोल्टेज होता है ना, ये वोल्टेज होता है, ये बेस टर्मिनल है, एमीटर टर्मिनल है, तो ये हमारा वोल्टेज होता है, इसको लिखते हैं लोग VBE। ओके, 2 पॉइंट का वोल्टेज कैसे लिखेंगे? VBE लिखेंगे। अब देखो VBE का मतलब क्या होता है? VBE इक्वल टू होता है VB माइनस VE। अब देखो हुआ क्या है? VE बढ़ गया है तो VE बढ़ जाएगा। अगर मान लो ये वाली क्वांटिटी बढ़ गई तो VBE कम हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? VBE की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। ठीक है, अब VBE है, ये इनपुट का वोल्टेज है। अब इनपुट का जब वोल्टेज ही कम हो गया तो ये बेस करंट कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? VBE कम हो गया तो क्या हो जाएगा? बेस करंट IB जो है उसकी वैल्यू कम हो गई।
और जब आई बी कम हो गई भाई साहब तो क्या है, देखो यहाँ पे रिलेशन, देखो आई सी इक्वल टू क्या है, बीटा आई बी। तो जब आई बी कम हो गया तो क्या होगा, आई सी कम हो जाएगा, सॉरी आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा था, हो क्या रहा था, यहाँ पे आईसी बढ़ जा रहा था। कैसे बढ़ रहा था भाई साहब, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। लेकिन आपकी सर्किट के अरेंजमेंट की वजह से जैसे आईसी बढ़ने की कोशिश करा, इस सर्किट ने उसको क्या किया, कम कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेबल वे ऑफ बाइसिंग। कैसे बोला जाता है, स्टेबल वे ऑफ बाइसिंग, ठीक है ना। मान लो गलती से आईसी बढ़ने की कोशिश भी करेगा ना, तब भी क्या करेगा सर्किट, उसको कंपेंसेट कर देगा, उसको बढ़ने नहीं देगा। जब बढ़ने और घटने नहीं देगा वैसे करके, तो फिर क्या होगा कि ये जो सर्किट है ना, इस सैचुरेशन में नहीं पहुंचेगा जल्दी, ठीक है ना, ये यहाँ पे नहीं पहुंचेगा या फिर यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही कमाल है किसका, पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट का। आई होप आप समझ गए होगे। इसमें हमने क्या करा, देखो सिंपली हमने आई लिया था, एमीटर करंट किसका सम होता है, आईसी प्लस आईबी, मतलब कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट होता है, ठीक है। हमने आईसी को लिखा, आईसी इक्वल क्या होता है, बीटा टाइम्स आईबी प्लस बीटा प्लस 1 आईसीबीओ, ठीक है। आईसीबीओ क्या होता है, लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब सपोज करो किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। अब जब मान टेम्परेचर जब बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा, आईसीबीओ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई साहब, क्योंकि आईसीबीओ सीधे रिलेटेड क्या है, आईसीबीओ लीकेज करंट। जब लीकेज करंट कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। अब जैसे आईसीबीओ बढ़ा तो क्या होगा, आईसी बढ़ जाएगा आपका। आईसी क्या है, कलेक्टर करंट। जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो आईई भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आई क्या है, देखो आईसी प्लस आईबी है, तो जब आईसी आप बढ़ा दोगे तो एमीटर करंट भी बढ़ जाएगा, तो एमीटर करंट बढ़ गया यहाँ पे। जैसे ही एमीटर करंट बढ़ा तो वोल्टेज बोलेगा हम भी बढ़ेंगे। जो एमीटर वोल्टेज है वो क्या है, आई टेंस आ रही है, तो वीई भी बढ़ जाएगा। जब वीई बढ़ जाएगा तो वीई घट जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वीई आपने यहाँ पे बढ़ा दिया तो क्या है, वीबी माइनस वीई है, माइनस में है क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या होगा, वीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वीबी कम होगी तो ये वाला वोल्टेज है ये कम हो गया। यहाँ पे सपोज करो वोल्टेज कम हो गया, तो जब वोल्टेज कम हो गया तो ये आईबी जो करंट फ्लो हो रही होती है क्या होगी, कम हो जाएगी। जब आईबी कम हो जाएगी तो आईसी अल्टीमेटली कम हो जाएगी, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखो आईसी बढ़ने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे चुपके से, लेकिन आईसी यहाँ पे क्या हुआ, फिर से कम हो गया। इस किसकी वजह से कम हुआ है, सारा कहानी किसकी वजह से हो रहा है, ये केवल इस पर्टिकुलर सर्किट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा काम इजी हो गया। इजी इन द सेंस क्या हो गया, हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स हो गया। कहाँ फिक्स हो गया, एक्टिव रीजन में फिक्स हो गया। क्यों फिक्स करना था हमको एक्टिव रीजन में, क्योंकि हमको एज एन एम्पलीफायर बिहेव कराना था, ओके। ये सारा चीज आपको एक दूसरे के साथ सारी इंटरकनेक्टेड चीजें, ओके। अब देखो यहां तक बात समझ में आ गई ना। अब देखो क्या होता है कि अगर हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की, अब हम आते हैं टॉपिक पे, देखो कितना वो करना पड़ता है। अब सीधे आते हैं हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। अब इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अरे यार हमेशा गलत हो जाता है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, लाइन भी सही से नहीं खिंचती। एनीवेज, तो देखो अब हमको एम्पलीफायर बनाना है, ठीक है। अब एम्पलीफायर बनाना है तो हमने सीख लिया कि हमको ट्रांजिस्टर कैसे किस में रखना है, ठीक है ना, एक्टिव रीजन में कैसे रखना है। तो हम चुपचाप वो वाला सर्किट बना देंगे। कैसा सर्किट, पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट, ओके। ये आपका ऐसे दिखेगा सर्किट, उप्स वेट। तो पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट हमारा ऐसे बना देंगे, ओके। अभी देखो स्ट्रक्चर कैसे है, इसको हम लोग मतलब ना अभी टाइम नहीं है, क्योंकि यार ये आप ईसीडी में आप पढ़े होगे मे बी, तो इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ना। फर्स्ट ईयर में था सारा चीज़। ये हमारा है आरसी, ये हमारा है आरई। अगेन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोलना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर क्लास में बता दूंगा, क्लासरूम में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट तैयार हो गया। अब हमको क्या करना था, अब हमको इनपुट देना है। अगर मान लो कुछ बना एम्पलीफायर बना रहे हो तो इनपुट दोगे ना, उसमें किस चीज़ को एम्पलीफाई करना है। तो इनपुट देने का स्ट्रक्चर देखो, इनपुट देने के लिए कौन सा कलर ले लें, अजीब तो नहीं, चलो कोई नहीं। अब हम क्या करें, इनपुट देना है। तो इनपुट आप क्या करोगे, एम्पलीफायर को इनपुट क्या दिया जाता है हम लोग, एसी सिग्नल ही होता है ना, क्योंकि जैसे मान लो वॉइस सिग्नल है, सपोज करा वॉइस है, तो वॉइस क्या है हमारा, ये तो वॉइस सिग्नल कैसे ऐसे ही होता है ना ये, ठीक है। तो ये नॉर्मली इसका नेचर तो एसी वाला ही होता है, स्मॉल सिग्नल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हम एक ऐसे वो बना दे रहे हैं। सपोज करो माइक का आउटपुट है आपका, माइक का, ठीक है ना, माइक्रोफोन का आउटपुट है, ठीक है। ये हम जो वीन दे रहे हैं इनपुट सिग्नल, ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, ठीक है। अब वीन देंगे तो
जो एक होगा यहाँ पे, इसका कुछ आर इन अपना होगा। सपोज करो इसको हम ले ले, लेट एज्यूम इसको हम लिख दें आर इन, मान लो ऐसे लिख दें, ठीक है। आर इन लिख दिया हमने इसको, लेकिन आर इन से कंफ्यूजन ना हो जाए, रुक जाओ, इसको हम ना आर एम लिखते हैं, ठीक है। वेट, तो कंफ्यूज हो जाओगे, आर एम ही दिख रहा है ना, वेट, आर एम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हमने इसको वी इन दिया है, या आर एम इसका, या फिर एक काम करो आर एस लिख देते हैं, सोर्स रेजिस्टेंस, राइट। इसको हम लिख दे रहे हैं सोर्स रेजिस्टेंस, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आर एस लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस वी इन को किसको देना है, हमको इस कॉन्फ़िगरेशन को देना है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर सर्किट को। क्यों देना है, क्योंकि सर्किट कैसा बिहेव करने वाला है, एम्पलीफायर जैसा। क्यों एम्पलीफायर जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि हमने इंश्योर कर रखा है कि सर्किट किस में काम करे, एक्टिव रीजन में काम करे। कैसे एक्टिव रीजन में काम करेगा, हमने इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को जबरदस्ती करके फिक्स कर दिया है, ठीक है ना, वो चेंज वेंज नहीं होने वाला था। यानी सर्किट किस में काम करने वाला है, एक्टिव रीजन में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट सिग्नल है इसको हम इस सर्किट में देंगे। अब देखो एक चीज, ये जो वी इन का नेचर है वो कैसा नेचर है, एसी सिग्नल वाला नेचर है। जो वी इन है इसका नेचर कैसे है, अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल वाला एसी सिग्नल का नेचर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि हम क्या चाहते हैं ना, कि जो डीसी है ना, ये वाला डीसी, यहाँ पे कुछ ना कुछ डीसी होगा। कैसे डीसी होगा, ये वीसीसी है ना, पोटेंशियल डिवाइडर की वजह से, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइडर की वजह से यहाँ का जो वोल्टेज होगा ना, जैसे मान लो आपका ये, अगर सपोज करो ऐसा कुछ है, मान लो ये सर्किट है ऐसे, ठीक है। ये है हमारा R1, ये है हमारा R2 और ये है VCC मान लो। अब मैं कहूँ यहाँ का वोल्टेज बता दो मुझे, बताओ यहाँ का वोल्टेज बता दो। सपोज करें यहाँ का वोल्टेज है VM, यहाँ का अगर मैं कहूँ वोल्टेज बता दो तो कैसे निकलेगा, ये निकलता है वोल्टेज डिवीजन रूल से, ठीक है। तो देखो VM इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो VM जो निकाल रहे हो कहाँ के निकाल रहे हो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे हो ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ग्राउंड और ये वाला पॉइंट के बीच में। तो VM किसके बीच में है, तो देखो अगर कभी भी ऐसा हमारे पास मतलब सर्किट रहे ऐसा, अगर आपको वोल्टेज निकालना हो तो इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है। वो रूल कैसे काम करता है, हमने क्या करा, जिस पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालना है VM वो लिख लिया, ठीक है। अब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अभी जो वोल्टेज है ना R2, सॉरी वोल्टेज किसके क्रॉस निकालना है, R2 के क्रॉस, तो R2 को हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और क्या करेंगे, सिंपली R1 प्लस R2 कर देंगे। जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है और जो नीचे वाला, दोनों को जोड़ देंगे, और टाइम्स क्या कर देंगे, जो ऊपर का सबसे जो ये हमारा वोल्टेज है वो रख देंगे VCC, ठीक है ना। तो मतलब VM की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 VCC अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये पता होना चाहिए, बहुत लोगों को पता भी होगा, मैं सोचा आपको बता दूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यानी यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करें, ठीक है ना, इस पॉइंट पे कोई ना कोई वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज क्या होगा, DC होगा। हम ये चाहते हैं कि ये वोल्टेज ना हमारे AC सिग्नल को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो डिस्टर्ब कैसे नहीं करेगा भाई साहब, इसके लिए हम लगा देते हैं बीच में कैपेसिटर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग कपलिंग कैपेसिटर, क्या बोलते हैं, CC, कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। ये कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, वो DC को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है ना। DC का मतलब क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, लो फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। DC का केस देखें तो ये 0 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर की खासियत क्या होती है कि ये हमेशा क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, ठीक है ना। DC को ब्लॉक करता है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा अटेनुएट कर देगा। अटेनुएट करने का मतलब बहुत उसके मैग्नीट्यूड को बहुत रिड्यूस कर देगा, ठीक है। मतलब यह है कि जो DC सिग्नल होगा उसको ब्लॉक करेगा कैपेसिटर, और AC सिग्नल को क्या करता है, कैपेसिटर पास करता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है आपको, ये याद रखना है, ठीक है। जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, DC को ब्लॉक करेगा और AC को पास करेगा। तो यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगाने के पीछे का रीजन ये है ना कि हमारा जो ये वोल्टेज है यहाँ का, ये वोल्टेज कहाँ से आया है, पोटेंशियल डिवाइडर, जो वोल्टेज डिवाइडर रूल था वहां से आया है। यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, सिंपली R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स VCC हो जाएगा यहाँ का वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज है ना, इसको डिस्टर्ब ना करे हमारे इनपुट सिग्नल को, ये जो इनपुट सिग्नल था इसको हमको डिस्टर्ब ना करे, इस इनपुट सिग्नल को। तो इसलिए हमने कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। अब ये आ गया होगा इनपुट सिग्नल यहाँ पे,
अब हम क्या करते हैं ना, सपोज करो कि हमको आउटपुट लेना है, तो आउटपुट में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, जब आउटपुट लोगे यहाँ पे तो इसमें क्या होगा, ये जो VCC है डीसी सिग्नल है, इसके डीसी की वजह से इसमें आईसी करंट, आईसी डीसी फ्लो हो रही होगी, मतलब जो कलेक्टर करंट डीसी के उसमें, उस डीसी को हमको ब्लॉक करना है। तो यहाँ पे हम फिर से कैपेसिटर लगा देंगे और यहाँ पे लोड लगा देते हैं। लोड में आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी चीज़ आपने एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ कर रखा होगा, तो ठीक है, मतलब जैसे मान लो लाउड स्पीकर लगा दिए यहाँ पे या फिर कुछ भी, ये हमारे, इसको हम लिखते हैं लोड RL, ठीक है। यहाँ पे इसको भी बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, जैसे अब देखो हमने क्या करा, एसी सिग्नल को अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब एसी सिग्नल को जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो जो बेस करंट होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। जब बेस करंट चेंज होगा, मतलब क्या होता था, IC इक्वल टू होता था बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO, यही होता था ना, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो देखो अगर बेस करंट चेंज होगा, बेस करंट क्यों चेंज होगा, क्योंकि Vin हमेशा चेंज हो रहा है। देखो देखो ये वोल्टेज है, ये जो वॉइस सिग्नल है, सपोज करा यहाँ पे माइक लगाया हो तो क्या होगा, उसके साथ Vin हमेशा चेंज हो रहा होगा। जब Vin चेंज होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या हो रहा होगा, हमेशा चेंज होगा। जब चेंज होगा तो IB भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। IB चेंज होगा तो क्या होगा, IC चेंज होगा हमारा, और IC जब चेंज होगा तो आपको पता है कि IE इक्वल टू क्या होता है, IC प्लस IB होता है ना। तो जब IC चेंज हो रहा होगा तो IE भी चेंज होने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही IE चेंज होगा भाई साहब, वैसे क्या होगा, आपको पता है ना कि IE अगर चेंज हो रहा है, जैसे मान लो ये IE अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो IE जब चेंज होगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपका VE चेंज होगा, ठीक है। और VE चेंज होगा तो आपका क्या होगा, VBE चेंज होगा, ठीक है। यानी क्या करेगा ये, अल्टीमेटली इस पूरे जो बाइसिंग है ना उसको खराब कर देगा, ठीक है। VBE चेंज होगा, आपको पता है, जब VBE चेंज होगा फिर से IB और चेंज होने लगेगा। मतलब जो ये बायस हम कर रहे थे, फिक्स बाइसिंग कर रहे थे, कौन सी बाइसिंग, हम लोग इस जो ऑपरेटिंग पॉइंट को यहाँ पे फिक्स कर रहे थे वो डिस्टर्ब होने लगेगा, ठीक है। हो सकता है इधर उधर चला जाए, तो हम उसके लिए मैकेनिज्म वो करते हैं, एक मैकेनिज्म लाते हैं, सो दैट कि जब ये IE चेंज हो, ठीक है ना, जब IE चेंज हो तो VB में चेंज ना आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है, कैपेसिटर, इसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर, ओके। और ये हमारा ग्राउंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाईपास कैपेसिटर। और CC को हम लोग क्या बोलते हैं, CC जो है उसको बोलते हैं हम लोग कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। समझ में आया यहां तक। तो देखो अब क्या होगा, अब जैसे मान लो IE चेंज हुआ, ठीक है ना, IE चेंज होने का मतलब क्या होगा कि IE में क्या होगा, AC भी कंपोनेंट होगा, DC भी कंपोनेंट होगा। DC कहाँ से होगा, DC कंपोनेंट कभी भी होगा ना, इस ये बायस जो किया है ना, हम लोग बायसिंग करे हैं तो हमने इसमें प्लस VCC की एक बैटरी लगा रखी है, उसके वजह से DC कंपोनेंट होगा। AC कंपोनेंट किसके वजह से होगा, इनपुट की वजह से होगा सब, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको ऐसा करना है ना कि इस रजिस्टर पे ना इनपुट वाला जो सिग्नल है, AC वाला सिग्नल, इसका इफेक्ट ना आए। तो देखो आपको पता होगा जो CE क्या करता है, जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, AC को क्या करता है, पास कर देता है। तो जैसे ही AC सिग्नल जो भी फ्लक्चुएशन होगा उसको क्या करेगा, ये किसके पास कर देगा, ग्राउंड को चला जाएगा। समझ में आया मेरी बात। तो जब ग्राउंड को चला जाएगा तो यानी ये IE जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी, ठीक है ना, IE फ्लक्चुएट नहीं करेगी, IE आपकी फ्लक्चुएट नहीं करेगी। जब IE फ्लक्चुएट नहीं करेगी तो आपका स्टेबल रहेगा ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बाईपास कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, AC को बाईपास करने के लिए। AC का मतलब क्या है, जो इनपुट सिग्नल वाली AC है, AC सिग्नल है, ठीक है ना, इस सिग्नल को बाईपास करने के लिए हम लोग बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है। ये हम आखिर बाईपास करना क्यों चाहते हैं, सो दैट कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट डिस्टर्ब हो गया भाई साहब तो एम्पलीफायर जैसा बिहेव ही नहीं करेगा, पता चला कि घूम रहा है सैचुरेशन कट ऑफ में, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बाईपास कैपेसिटर यूज करते हैं, ओके। ये जो हमारा छोटा सर्किट है इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, ओके। तो ये हमारे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, इसको जल्दी से ड्रॉ करना हो, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये सिंपल है ना, आपको पता चल गया। आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट, ओके। ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट, ओके, ये हमारा सर्किट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा AC सिग्नल हमारा लोड पे ना जाए, सॉरी DC सिग्नल लोड के पास ना जाए। यहाँ पे हमने RL लगा दिया, यहाँ पे हम बैटरी लगा देंगे बाइसिंग करने के लिए VCC,
और ये हमारा हो जाएगा ग्राउंड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे, कपलिंग कैपेसिटर, और यहाँ पे हमारा सोर्स रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमने एक एसी सोर्स लगा दिया। ठीक है, अब हम सबको ग्राउंड करना है, सबको कनेक्ट करो क्योंकि एक ग्राउंड कॉमन ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा हो गया वी इन, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वी आउट। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण में ये हो जाएगा आर सी आर ई। एक चीज छूट रहा है, बताओ बताओ क्या छूट रहा है, सी 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 आर एस, ये हो गया आर वन, ये हो गया आर टू। क्या छूट गया इसमें, बताओ बताओ। हाँ जी, इसमें छूट गया है कौन सा, एमीटर बाईपास कैपेसिटर। तो ये हमारा जो सर्किट है वो कौन सा सर्किट है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ओके, तो हमारा सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट है। ओके, ये क्लियर हो गया ना, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, आई डोंट थिंक कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप इनपुट लगाओगे, यहाँ पे एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे इनपुट आपने कैसा लगाया था, ऐसे लगाया था, वेट ऐसे लगाया था सपोज करो। ठीक है, तो आउटपुट कैसे मिलेगा बताओ, सब लोग ड्रॉ करो, मेरे से पहले ड्रॉ करके बताओ कैसा मिलेगा आउटपुट, मेरे से पहले ड्रॉ करके बताओ जल्दी से, कैसे मिलेगा आउटपुट, कैसे मिलेगा आउटपुट, ऐसे मिलेगा आउटपुट। ठीक है, क्यों ऐसा मिल रहा है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन एमीटर है और सिंगल स्टेज जो होगा वो कितना 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराएगा, फेज शिफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, सिंगल स्टेज, इसका नामकरण कर दो सर्किट का। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। ठीक है, इस सर्किट का नाम हमारा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। ओके, तो यहाँ तक की कहानी। अब देखो एक चीज़ शॉर्ट में और देख लेते हैं, फिर हम क्लोज करेंगे क्योंकि फिर बड़ा लेक्चर हो जाएगा, आप लोग देखते ही नहीं। देखो अब एक चीज़ और ध्यान में देते हैं कि अगर हम ना एक प्लॉट करें, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। क्या नाम दे इसको, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। अभी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व किसके किसके बीच में ड्रॉ होता है, देखो ये ड्रॉ होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी के बीच में और गेन के बीच में। किसके बीच में, गेन के बीच में। बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, एक गेन किस चीज का गेन था, इस सिस्टम का गेन था, एक फ्रीक्वेंसी हमारा है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मान लो है। ओके, अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अब देखो अगर हमको फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच में प्लॉट करना है तो देखो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आपको पता है ना वी इन जो है, ठीक है, यहाँ पे वी इन जो है एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमेशा होती है, डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है, आपको पता होगा ये, तो हमारा एसी सिग्नल है। ठीक है, अब एसी सिग्नल क्या करेगा, जब आप एसी सिग्नल इनपुट पे अप्लाई करोगे तो जो कैपेसिटर है ना, ये वाला कैपेसिटर, अगर जो एसी सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लो फ्रीक्वेंसी है अगर मान लो, ठीक है ना, तो आपको पता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या कर रहा था, ये ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, कैपेसिटर जो होता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। कैसे ब्लॉक करता है, जो कैपेसिटर का अगर हम जेड ऑफ सी देखें ना तो इसका होता है 1/j⍵c, j⍵c। जेड सी क्या है, इम्पीडेंस है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम फर्दर लिखना चाहें तो 1/j और ओमेगा को क्या लगता है 2πf टाइम्स सी। अब देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना हम, या फिर अगर मान लो फ्रीक्वेंसी कम होगा, सपोज करो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो गई एफ की वैल्यू, तो जेड सी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जेड सी का मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब क्या है, कोई चीज अपोज करना। ठीक है ना, तो पूरा अपोज करेगा। जब फ्रीक्वेंसी कम होगा ना तो जेड सी ज्यादा होगा, जेड सी ज्यादा होने का मतलब क्या करेगा, वो अपोज कर रहा होगा, तो अपोज करेगा, उस केस में क्या होगा, गेन कम होगा। तो जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी जब कम होगी तो गेन काफी कम होगा। ठीक है ना, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्या होगा, गेन कम होगा। क्यों कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे,
ठीक है। जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट किया, जब ए वाला क्वांटिटी बढ़ेगा तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी है, तो जेड सी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जेड सी की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है, वो अपोज कम करेगा, अपोज कम करेगा तो गेन ज़्यादा होगा, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर हमारा गेन बढ़ता है, मतलब ऐसे कुछ ग्राफ आएगा, आएगा ना, देखो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम था तो गेन भी कम था, लेकिन जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। कुछ टाइम आके बाद ना ये कांस्टेंट हो जाता है ऐसे, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आपका एफ की वैल्यू सर्टेन हो जाती है तो वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि आप अगर फिर से फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ने लगे, हाई फ्रीक्वेंसी, तो एक प्रॉब्लम आता है, उसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। मतलब क्या होगा ना कि ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, उसमें जितने भी टर्मिनल हैं उनके बीच में ना एक ऐसे इनविजिबल कैपेसिटेंस जैसा बिहेवियर दिखने लगेगा आपको, ठीक है ना, इन सारे टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है, ऐसे करके। इसको बोलते हैं हम लोग इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। मतलब जो आपका सपोज करो कि कैपेसिटेंस आ जाएगा बेस एमीटर के बीच में, एमीटर कलेक्टर के बीच में, ऐसे ही कलेक्टर बेस के बीच में, सॉरी, ठीक है, एक कैपेसिटेंस प्रेजेंट हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका फिर से गेन घटता जाता है, ठीक है ना, गेन इसकी वजह से फिर से घटता जाता है। तो ये जो प्लॉट होता है ना, ऐसा प्लॉट, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है। तो हमने जो अभी एम्पलीफायर देखा ना, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कुछ ऐसा दिखता है। तो ये तो कहानी हो गई। तो आप देखो, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो फ्रीक्वेंसी था, आपसे अगर एक क्वेश्चन किया जाए कि ये जो रीजन है ये किसकी वजह से है, तो ये आपके बेसिकली कपलिंग कैपेसिटर्स की वजह से था, सीसी की तरफ से, सीसी की तरफ से है, और सीई भी रीजन होता है इसका, ठीक है। आपको पता है, देखो, अगर सी की वैल्यू, सी कैसे रीजन है मैं बता देता हूँ। देखो, सी की वैल्यू अगर, मतलब सपोज करो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आपकी, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा करोगे आप तो ये सी क्या करेगा, पूरा का पूरा जो सिग्नल है उसको बाईपास कर देगा, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगा तो पूरा का पूरा सिग्नल बाईपास हो जाएगा ग्राउंड को। जब पूरा का पूरा सिग्नल बाईपास हो जाएगा ग्राउंड को, तो यहाँ पे हमारा कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है ना, किसके क्रॉस, वी होगा ही नहीं। जब वी नहीं होगा तो वीबीई की जो वैल्यू है ना ज्यादा होगी, जब वीबीई की वैल्यू ज्यादा होगी तो गेन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन है आपका, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो क्या करेगा, ये ब्लॉक कर रहा होगा, ठीक है, ब्लॉक कर रहा होगा तो क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो गेन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है, मतलब ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन है, ये किसके किसके वजह से है, कपलिंग कैपेसिटर, एमीटर बाईपास कैपेसिटर की वजह से आपका लो फ्रीक्वेंसी पे गेन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और ये जो रीजन है ना, वो ये किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोड, इसको ना इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस की वजह से है, ठीक है। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन कम क्यों हो जाता है, आपसे अगर पूछा जाए लो फ्रीक्वेंसी पे गेन कम क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि सीसी और सीई है प्रेजेंट। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सीसी एंड सीई, मतलब कपलिंग कैपेसिटर एंड एमीटर बाईपास कैपेसिटर, द गेन एट लोअर फ्रीक्वेंसी इज लेस, और सिमिलरली due to the inter-electrode capacitance, gain at higher frequency is also reduced. Okay, so these are the two reasons why the gain at lower and higher frequency are less compared to the mid frequency range. Okay, so okay, ये हमारा हो गया। अब देखो, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि अगर सपोज करो ये मैक्सिमम जो ये गेन था, ये जो गेन जहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, सपोज करो ये मैक्स है हमारा। अच्छा, ध्यान रखो, गेन किस गेन की बात हो रही है, ये हमारा वोल्टेज गेन की बात हो रही है। कौन से गेन की बात हो रही है, बोलो, वोल्टेज गेन की बात हो रही है। सपोज करो ये जो मैक्सिमम जो वोल्टेज गेन है, यही मैक्स है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर जैसे मान लो, अगर मैं कहूँ कि कोई पावर जो है, सपोज करो जो बैंडविड्थ होता है ना, अगर आपने सुना होगा टर्म बैंडविड्थ, क्या सुना होगा, बैंडविड्थ, ठीक है। तो बैंडविड्थ जो टर्म होता है ना, किसके लिए मतलब डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है हाफ पावर के लिए। जो बैंडविड्थ टर्म हम डिफाइन करते हैं ना, वो किसके लिए डिफाइन करते हैं, हाफ पावर पॉइंट्स के बीच में। अभी हम बताएंगे क्या मतलब है इसका। जो बैंडविड्थ डिफाइन होता है किसके किसके बीच में होता है, हाफ पावर पॉइंट्स। हाफ पावर पॉइंट्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका कोई, जैसे मान लो कोई आपका प्लॉट है, मतलब फ्रीक्वेंसी वर्सेस पावर का प्लॉट है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे मान लो प्लॉट है, ये हमारा है, इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे हमारा पावर है, मान लो, ठीक है। अब
यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज करो मैक्सिमम पावर है, मान लो ये पावर गेन में हम प्लॉट कर रहे हैं, सपोज करें ये जो है ना ये मैक्सिमम पावर गेन है, तो एपी मैक्स है, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है एपी मैक्स है, ठीक है। अब जो गेन डिफाइन होता है ना हाफ पावर पॉइंट्स के बीच में, तो जब ये मैक्सिमम है तो हाफ इसका कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब इसका हाफ कहाँ पे डिफाइन होगा, वेट, अरे यार इसका हाफ यहाँ पे डिफाइन होगा कहीं, देखो इसका मैक्सिमम है तो ये हाफ यहाँ पे डिफाइन होगा। तो अगर हम इस हाफ को ऐसे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो हमको दो इंटरसेक्शंस मिलेंगे, मतलब दो इंटरसेक्ट्स मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हमने क्या करा कि पावर गेन था, ठीक है, पावर गेन वर्सेस हमने फ्रीक्वेंसी एक प्लॉट करा, ठीक है। अब क्या था, हमने मैक्सिमम पावर गेन को एपी मैक्स लिखा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम दो पॉइंट्स ले जहां पे क्या हो रहा हो, एपी मैक्स हाफ हो रहा होगा, क्या हो, एपी मैक्स बाई 2 हो रहा हो, तो एपी मैक्स बाई 2 जहां पे होगा दो पॉइंट्स पे होगा, क्योंकि आपका ग्राफ ही कुछ ऐसा है तो दो जगह कट करेगा, पैराबोलिक टाइप का ग्राफ है तो दो जगह कट करेगा। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये दो पॉइंट के बीच का, अब देखो ये फ्रीक्वेंसी है, तो अगर मान लो ये हमारा f1 है और ये हमारा f2 है, तो जो बैंडविड्थ कैसे डिफाइन करते हैं, बैंडविड्थ इक्वल जो होता है f2 माइनस f1। मेरी बात समझो, f2 कहाँ से आया, f1 कहाँ से आया, जो f2 और f1 है ना वो क्या हो, कहाँ से आए हैं, हाफ पावर पॉइंट्स हैं, हाफ पावर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहीं पे बैंडविड्थ, ऐसे ही बैंडविड्थ को डिफाइन किया जाता है, हाफ पावर पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी पावर हाफ हो रहा है, पावर गेन हाफ हो रहा है, यहाँ पे भी पावर गेन हाफ हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है f2 माइनस f1 उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं, ओके। तो बैंडविड्थ हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं, हाफ पावर पॉइंट्स के बीच में, ओके। अब देखो मैंने बोला पावर गेन जो है जहां पे हाफ हो रहा होता है उस वो पॉइंट लेते हैं हम लोग बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब आपको पता है, हमने एक चीज बताया था कि जो पावर होता है ना, पावर क्या होता है, ये होता है वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, पता है ना। जो पावर होता था क्या होता था, वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर। तो पावर किसके प्रोपोर्शनल है, वी के स्क्वायर के या फिर आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम हाफ की बात करें, मतलब पावर को हाफ करना हो तो हम क्या करना होगा, हमको पावर को अगर हाफ करना है, क्योंकि हाफ पावर पॉइंट्स भी हमारा क्या डिफाइन हो रहा है, बैंडविड्थ डिफाइन हो रहा है। तो अगर पावर जो हमारा को हाफ करना है तो हमको क्या करना है, जो वोल्टेज होगा ना उसको क्या करना पड़ेगा, v अपॉन रूट 2 करना पड़ेगा, तभी तो इसका स्क्वायर होगा। अगर मान लो इसका स्क्वायर करोगे तभी तो हाफ मिलेगा ना तुमको। तो इसीलिए जहां पे भी देखो, यहाँ पे पावर मैक्स था, पावर मैक्स का हमने 2 कर दिया था, मतलब मैक्सिमम पावर गेन का 2 किया था। तो अगर हमको वोल्टेज गेन के लिए डिफाइन करना पड़ेगा तो ये जो दो पॉइंट्स हैं कैसे आएंगे, ये एपी ए मैक्स आपका क्या है, वोल्टेज गेन है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए मैक्स बाई रूट 2, ठीक है। रूट 2 कहां से आया, यहां से आया है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, गेन के बैंडविड्थ के लिए क्या चाहिए हमको, हाफ पावर पॉइंट्स चाहिए। तो पावर हाफ पावर पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, वोल्टेज से, मतलब वोल्टेज गेन अपॉन रूट 2 करेंगे तभी हमारा हाफ पावर पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब इससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। अब हमको दो इंटरसेक्शन मिलेंगे, यहाँ पे एक इंटरसेक्ट मिलेगा, दूसरा यहाँ पे मिलेगा, और ये वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा हमारा, इसको हम लिखेंगे f1, क्या लिखेंगे, अरे यार लिख जा, वेट बेचारा, f1, ठीक है ना, ये पॉइंट को, और दूसरा फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा होगा f2। तो यहाँ का बैंडविड्थ क्या आ जाएगा, बैंडविड्थ आ जाएगा f2 माइनस f1। मेरी बात समझ में आई। तो जब भी हम करंट और वोल्टेज गेन की बात करेंगे वो कैसे हम f1 f2 कैलकुलेट करेंगे, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 हो रहा हो, ठीक है ना, 1/√2 जहां पे होगा। ये 1/√2 हम क्यों लिए हैं, आपको मैंने बता दिया कि पावर जो है हाफ, बैंडविड्थ हमेशा कैसे कैलकुलेट होता है, हाफ पावर पॉइंट्स पे। तो हाफ पावर पॉइंट लेने के लिए आपको वोल्टेज का √2 करना पड़ेगा, तभी तो स्क्वायर होकर 2 बनेगा ना। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो इसीलिए, ठीक है। तो जब भी आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा, ओके। अब देखो एक चीज, इसको ना f1 जो है ना, जो यहाँ पे f1 है, यहाँ पे f1 को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और f2 क्या बोलते हैं, अपर
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ध्यान रखना है। और बैंडविड्थ तो आपको पता है, ये बैंडविड्थ इक्वल्स टू f2 माइनस f1, और ये फ्रीक्वेंसी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, हाफ पावर पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो हाफ पावर पॉइंट्स कैसे होगा, अगर पावर गेन होगा तो सिंपली आप हाफ कर दोगे, वोल्टेज गेन होगा तो क्या करोगे 1/√2 कर दोगे, तभी तो इसका स्क्वायर मिलेगा ना, तभी तो बी स्क्वायर के वो होगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो आई थिंक आपको ये लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।